हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेल लीड चैंग और फीमेल लीड चैंग को देखते हैं, जो बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। तभी चैंग से कहता है, क्या तुम खेलना चाहती हो बताओ, और वो उसे ब्लाइंड फोल्ड और हैंड टाई का ऑप्शन देता है। ये सुनकर चैंग ब्लश करने लगती है और एकदम घबरा जाती है, जिस पर चैंग उसे कहता है, अरे डरते तो बच्चे हैं, तुम तो एक अडल्ट हो, तुम क्यों डर रही हो। और इतना कहकर वो उसे किस कर लेता है, जिसके बाद उन्होंने एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड की। सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम जिया को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी आंखों में रोशनी जाने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो मन में कहती है कि आज भी मुझे उसके बारे में सपना आता है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही। 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मेरे सपनों में वैसे ही आता है। इसके बाद वो अपने साइड टेबल पर पड़ी पिक्चर उठाती है, जिसमें वो दोनों साथ होते हैं। सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम जियांग को देखते हैं जो बारिश में भीगी हुई होती है और भागते हुए उसके घर जाती है। तभी दरवाजे पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो सुनने लगती हैं। जियांग के डैड कह रहे होते हैं कि तुमने अपने लिए कैसी लड़की पसंद की है, ना उसके आगे कोई है ना पीछे। मैं ऐसी लड़की को अपनी फैमिली में कभी भी शामिल नहीं होने दूंगा। इस पर जियांग कहता है, मैंने फैसला कर लिया है और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, आपकी नहीं, तो आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। इस पर उसके डैड कहते हैं, मैं देखता हूँ फिर तुम कैसे उस लड़की को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाते हो, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर जियांग भी वहाँ से चली जाती है। सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग को किसी का कॉल आता है। सामने वाला कहता है कि तुम्हारा भाई चाइना से वापस आ गया है। जियांग कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी उन्हें एयरपोर्ट पर पिक करना चाहती थी। वो कहता है, रेडी हो जाओ उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी आ रहा है, तो मैं उसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। जियांग कहती है ठीक है। इसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी पिक्चर को देखती है और मन में कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे सामने ऑप्शन रखा था, मैं या फिर तुम्हारी फैमिली का नाम। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम बेघर हो जाओ, और वैसे भी शायद हम दोनों का मिलना हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने भाई से मिलने जाती है। तभी एक लड़का उसके पास से गुजरता है, तो उसे देखकर उसे लगता है जैसे वो जांग है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, शायद मेरा वहम है। इसके बाद वो अपने भाई युआन से मिलती है और दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें ऐसे हक करता हुआ जोंग भी देख रहा होता है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि 5 साल पहले जब उनकी मॉम और डैड की डेथ हो गई थी, तब जियांग के अंकल ने उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था और उसके भाई को अब्रॉड भेज दिया था, और आज उसका भाई वापस चाइना आया था, जिस वजह से जियांग उससे मिलकर बहुत इमोशनल और खुश थी। इसके बाद जियांग अपने भाई से कहती है, क्या अब आप फिर से वापस अब्रॉड चले जाएंगे। युआन कहता है, नहीं, इस दफा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद वो कहता है कि मेरा वो फ्रेंड जिसे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था वो अंदर है, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि जियांग उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर जियांग थोड़ी घबरा जाती है और 5 साल पहले की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने जियांग से बहुत मिन्नतें की थी कि प्लीज उससे ब्रेकअप मत करो, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, वो अब उसके काबिल नहीं है और वो उसे पसंद नहीं करती, इस वजह से वो ब्रेकअप करना चाहती है। अब प्रेजेंट में जियांग उसे देखकर मन में कहता है कि इस बार तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेरा नाम जियांग है, मेरी हाइट 6 फीट है, मैं सिंगल हूँ और मुझे गर्लफ्रेंड की नीड है। जियांग का भाई जियांग से कहता है, तुम डर क्यों रही हो, ये बुरा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है। जियांग मन में कहता है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे मुझे जानती ही ना हो। जियांग कहती है, नहीं, मैं डर नहीं रही। जियांग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम नहीं डर रही तो आओ चलो खाना खाते हैं। इसके बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। जांग जियांग को अपने हाथ से सर्व कर रहा होता है, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी जांग को एक कॉल आती है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं बस ये कॉल सुनकर आ रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युआन जियांग की प्लेट में सर्व करने लगता है। जियांग कहती है, ब्रदर, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। युआन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस ही रहोगी, तुम फिक्र मत करो, हम कुछ दिनों में विला में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी खुद की फरारी भी लेकर दूंगा। जियांग कहती है, नहीं, आपको इतने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फरारी की कोई नीड नहीं है, आप रहने दीजिए, मेरे लिए मत खरीदिए। तभी वहाँ याओ याओ आ जाती है और कहती है, देखो तो यहाँ कौन आया हुआ है, 2 डॉग्स जिन्हें हमने लात मारकर इस कंट्री से ही निकाल दिया था, वो वापस आ चुके हैं।
इंटरेस्टिंग। युआन कहता है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। याओ याओ कहती है देखो तो तुम लोग फरारी लेने की बात कर रहे हो, अपनी शक्ल देखी है तुम लोगों ने, तुम्हारी फरारी का टायर लेने की। ये सुनकर जियांग और युआन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी याओ याओ होटल के मैनेजर से कहती है कि इन्हें यहाँ से निकालो, ये रूम मुझे चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इन 2 स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर युआन को बहुत गुस्सा आता है। तभी मैनेजर उनसे कहता है कि अगर आपने ये रूम छोड़ दिया तो हम आपको फ्री मील देंगे। ये सुनकर युआन कहता है तुमने हमें समझ क्या रखा है। याओ याओ कहती है देखो तो फ्री मील के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, प्रिटेंड करना बंद करो। ये सब सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे भाई ने पहले से ही ये रूम बुक करवाया हुआ था। और वो याओ याओ के मुंह पर पानी का गिलास भरकर फेंक देती है और कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो। इसके बाद याओ याओ गुस्से में कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी जियांग एक स्टीम बन उठाती है और उसके मुंह में ठूस देती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो, जब भी तुम जुबान चलाती हो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मुंह नहीं बल्कि कोई गटर खुल रहा हो। इसके बाद याओ याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करने की, तुम लोग होते क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। और मैनेजर से कहती है कि मैं अपना मेकअप ठीक करने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मुझे ये लोग यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। मैनेजर कहता है ठीक है मैडम, आप फिक्र मत करें। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैनेजर गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जांग आ जाता है और मैनेजर को डांटता है और कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों को हाथ लगाने की। मैनेजर तुरंत सॉरी कहने लगता है और कहता है सर मुझे नहीं पता था कि ये आपके मेहमान हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जांग कहता है ठीक है, लेकिन आज के बाद तो मुझे सिटी में दिखाई नहीं देने चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। मैनेजर वहाँ से इसके बाद वो सब अपना खाना कंप्लीट करते हैं। फिर जियांग से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है क्योंकि मैं तुमसे पहली दफा मिल रहा हूँ, इस वजह से वो चाहती थी कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूँ। वो एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाता है। जियांग कहती है नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। तभी जांग उसके लिप्स पर लगा खाना साफ करने लगता है। ये देखकर युआन खास कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और जियांग से कहता है ले लो ये गिफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतने प्यार से दे रहा है तो तुम्हें रख लेना चाहिए। जियांग वो गिफ्ट पकड़ लेती है और उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद जांग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जांग की फैमिली को देखते हैं जो उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो काफी समय बाद चाइना से वापस आया था। जांग के ग्रैंडपा गुस्से में थे और कह रहे थे कितना समय हो गया है, अब तक घर पर क्यों नहीं आया। तभी एक सर्वेंट उसे आते देखती है और उसके लिए दरवाजा खोलती है। वो सबको बताती है कि मास्टर आ चुके हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जांग की ग्रैंडमा भागकर दरवाजे तक जाती है उसे मिलने। जांग के ग्रैंडपा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं वैसे तो तुमसे चला नहीं जाता है, लेकिन अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए तुम एकदम रैबिट की तरह जंप मारते हुए यहाँ आई हो। सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। फिर वो सबसे मिलता है। तभी जांग का भाई कहता है हम सब यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम वहाँ किसी लड़की को खाना खिला रहे थे, क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से भी इम्पोर्टेंट थी? वैसे कौन सी फैमिली की लड़की को इतने फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे? तभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहते हैं जो भी होगी वो तो इसके स्टेटस को देखकर ही मान जाएगी, क्या कोई मेरे ग्रैंडसन को भी मना कर सकता है? जांग एकदम सीरियस हो जाता है और खड़ा हो जाता है। अपने भाई से कहता है शायद तुम लोग सोचते हो कि मेरे लिए लोग सही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उनके लिए ठीक नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडफादर आवाज देते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या तुम एक लड़की को इम्प्रेस करना भी नहीं जानते? तुम तो हमारी फैमिली का नाम ही दबाओगे। उसकी ग्रैंडमा भी उसे टिप्स देने लगती है कि कैसे एक लड़की को इम्प्रेस किया जाता है। जैंग कहता है नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे पीछे मत पड़े, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो एकदम रुकता है और कहता है मैंने सुना है कि आपकी फैमिली आपको बैंक्वेट का इन्विटेशन भेजने वाली है, मेरे लिए भी एक कॉपी रखिए। ये सुनकर ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और उसका भाई एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है मैंने गलत सुना, उसने अभी कहा कि वो बैंक्वेट में जाएगा। आज से पहले तू यहाँ कभी किसी बैंक्वेट में नहीं गया, जरूर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो जैंग का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखती है। उसे ये बहुत पसंद आता है क्योंकि ये ड्रेस थी जिसकी वर्थ कम से कम 10 मिलियन थी। वो मन में कहती है ये अब कितना जेनरस है, इतना महंगा ड्रेस उसने मुझे दिया। वो ड्रेस देख रही होती है कि तभी उसका भाई दरवाजा बजाता है और कहता है बैंक्वेट में जाना है, रेडी हो जाओ, आज हम अपना सब कुछ वापस लेने वाले हैं उनसे, जिन्होंने हमारी मॉम और डैड की प्रॉपर्टी
बॉडी पर कब्जा किया हुआ था। वो कहती है ठीक है भाई, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। इसके बाद वो कॉल करती है और कहती है क्या आज मेरा गाउन आना था, वो अब तक क्यों नहीं आया, आज इवनिंग में मुझे पहन के जाना है। वो कहता है सॉरी मैडम, लेकिन आपका गाउन किसी ने 10 टाइम ज्यादा प्राइस देकर हमसे खरीद लिया। वो कहती है मैंने 1 वीक पहले ऑर्डर दिया था और पेमेंट भी कर दी थी, आप लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं हम सॉरी, लेकिन हमारे स्टोर में और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से कोई पसंद कर सकती हैं। वो कहती है नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, और जो मेरे साथ किया उसके लिए आप लोगों को 10 टाइम्स कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। वो कॉल बंद कर देती है। फिर वो जैंग द्वारा लाए हुए ड्रेस को देखती है और सोचती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं ये गाउन भी पहन सकती हूँ। वो गाउन पहनकर रेडी होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। उसका भाई उसे देखकर कहता है मेरी बहन एकदम परी जैसी लग रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जैंग की पसंद इतनी अच्छी होगी, सच में उसने बहुत अच्छा ड्रेस दिया है, ये काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है, और उसकी तारीफ करने लगता है। जांग कहती है वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें पता है आज हमें बैंक्वेट पे जाना है, इसके लिए उसने ड्राइवर भी अरेंज करके दिया है जो हमें वहाँ ले जा सके। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्राइवेट में जानो और समझो और तुम दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ। जांग कहती है नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। ये सुनकर वो एकदम हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, वो इतना अच्छा है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी उसके बारे में। वो कहती है नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। वो पूछता है क्या तुम उसे पहले से जानती थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे और उसके बीच कोई कहानी है। वो कहती है नहीं, मैं उसे पहले से नहीं जानती, मैं आपके बिना कैसे मिल सकती, वो आपका जानने वाला है, आपका दोस्त है। और अब चलिए देर हो रही है, बैंक्वेट पर टाइम से पहुंचना है, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं जो बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। उसने ब्लैक और व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। सभी लोग उसके ड्रेस की बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, आज जो भी देखेगा तुम पर फिदा हो जाएगा। वो कहती है ये ड्रेस मैंने आज इमरजेंसी में लिया है और इसकी कॉस्ट मुझे 10 टाइम ज्यादा पड़ी, क्योंकि किसी और का था, मैंने किसी और से छीना। हमें पता चलता है कि ये ड्रेस जांग का ही था जिसे स्टोर वालों ने बिना बताए याओ याओ को बेच दिया था। तभी जांग वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं हमें नहीं पता था कि ये भी आज यहाँ आने वाला है। याओ याओ कहती है आज का मेरा मोटिव ही इसे हिट करना है, बस एक बार मैं इसे पसंद करा दूं, मेरा काम बन जाएगा। और वो बिना देखे वहाँ से अंदर चली जाती है। उसे लगा कि वहाँ जांग नहीं बल्कि जांग और उसका भाई थे। इधर जांग अपने भाई के साथ बैंक्वेट में एंट्री ले जाती है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। हर कोई इसकी ड्रेस की तारीफ कर रहा होता है और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं ये लड़की कौन है इतनी सुंदर। तभी उसका भाई कहता है तुम जाओ अंदर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओ याओ वहाँ आ जाती है और उसे देख कर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर भी तुम अपना मुंह उठाकर आ गई, और उसे इंसल्ट करने लगती है और धक्का देती है। जांग गिरने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ जांग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सभी लड़कियां उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं जांग कितनी लकी है कि जांग ने उसे पकड़ा। जांग उसे थैंक यू कहती है। फिर वो याओ याओ की भी इंसल्ट करती है। याओ याओ का मुंह बंद हो जाता है। जांग कहती है ड्रेस तुमने पहना हुआ है ना, ये मेरा है और ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कचरे के बैग को भरा हुआ है, ब्लैक कलर के कचरे से भरा हुआ है, और हंसने लगती है। जांग भी ये देखकर हंसने लग जाता है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। जांग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जांग ने पकड़ा था, फिर से मुझे चोट नहीं लगी। तभी याओ याओ उसकी भी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ याओ याओ के डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जांग कहता है मैं यहाँ पर वो सब कुछ वापस लेने आया हूँ जो हमारा है। 5 साल पहले मैं इस काबिल नहीं था कि मैं आपसे अपना हक वापस ले सकूं। ये सब मेरे मॉम और डैड की प्रॉपर्टी है। वे अपने गार्ड्स को बुलवाकर उसे वहाँ से निकालने लगते हैं, लेकिन तभी युआन जियांग को कहता है तुम साइड पर हो जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। जियांग कहती है नहीं, मेरे भाई को लड़ना नहीं आता। तो जांग उसे पकड़कर साइड पर करता है और कहता है बस तुम देखो कि तुम्हारा भाई क्या कमाल करता है। जियांग ये देखकर खुद हैरान हो जाती है कि उसका भाई इतनी अच्छी फाइट कैसे करने लगा। याओ याओ के डैड ये देखकर डर जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, यूं हाथ पैर जलाने से कुछ नहीं होगा, और उन्हें अंदर आने को कहते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं। ग्रैंडपा जियांग और युआन को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम दोनों को मैंने कितने सालों बाद देखा है, तुम दोनों बहुत कमजोर हो गए हो। वे उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके बाद जांग वहाँ आता है। उसे देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम
तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मैंने तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, कैसे हो तुम? और उसे अपना हाल चाल पूछते हैं और उसे अपने साथ बैठने को बोलते हैं। तभी जियांग और युआन उनके साथ बैठने लगते हैं तो याओ याओ उन्हें रोकती है और कहती है तुम लोगों को कोई हक नहीं कि सामने वाली सीट्स पर बैठो। जियांग कहती है क्यों, क्या हम ग्रैंडपा की ग्रैंडचाइल्ड नहीं है जो तुम हमें मना कर रही हो? वो कहती है तुम लोग किसी काबिल नहीं हो और फिर से उन्हें इंसल्ट करने लगती है। ये सुनकर जॉन ग्रैंडपा से कहता है मुझे नहीं पता था कि आपके सामने कोई और डिसीजन ले सकता है, मैं तो समझता था कि आप ही इस फैमिली के हेड हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि अपनी फैमिली के सामने इंसल्ट कर रहे हो? अब भी मैं जिंदा हूँ, मेरे सामने तुम लोग डिसीजन खुद ही ले रहे हो। ये सुनकर याओ याओ के डैड ग्रैंडपा से सॉरी कहने लग जाते हैं और कहते हैं ये बच्ची है, कृपया इसकी बात का बुरा मत मानिए, जो आप कहेंगे वही होगा। इसके बाद जॉन कहता है हम दोनों फैमिलीज ने बिजनेस के साथ साथ एक नया रिलेशन भी शुरू करने का डिसीजन लिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम याओ याओ से शादी कर लो। चांग कहता है एक मिनट, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे OCD है, यानी मुझे गंदी चीजों से बहुत नफरत है, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर याओ याओ कहती है बस बहुत हुआ, तुम लोग मेरी इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते। ग्रैंडपा भी याओ याओ को डांटते हैं और कहते हैं तुमने अपनी इतनी गंदी इमेज बनाई हुई है कि कोई सामने से तुम्हारी मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है, चली जाओ यहाँ से। उसका डैड उसे चुपचाप बैठा देते हैं और कहते हैं अब तुम बोलना नहीं। तभी जिया सांग के साथ बैठती है। सांग उसके लिए पहले से ही अपना हाथ रख लेता है। इसके बाद यॉन याओ याओ के डैड और ग्रैंडपा से कहता है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ क्योंकि ये कंपनी मेरे डैड की थी, अब मैं अपना हिस्सा वापस चाहता हूँ। जिया कहती है हाँ, मैं भी इस कंपनी की CEO बनना चाहती हूँ या फिर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं भी अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये सुनकर याओ याओ और उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं 5 साल हमने मेहनत की है इस बिजनेस पर, ये बिजनेस अब हमारा है, हम इसे किसी को कैसे दे सकते हैं? वैसे भी ये बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैं इसे इसके हाथ में पकड़ दूं। जैंग कहता है माफ कीजिए, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने 10 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है, तो आपकी नजर में क्या मैं निकम्मा हूँ? वे कहते हैं नहीं, आपकी बात तो अलग है, आप तो बहुत काबिल हैं। वे कहते हैं हमारी उम्र में कोई फर्क नहीं, हम दोनों हमेशा साथ हैं। अगर आप युआन को नकार रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप मुझे हिट कर रहे हैं। युआन भी कहता है हाँ, हम दोनों हमेशा साथ हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे यकीन है, इसलिए मुझे मेरे डैड का बिजनेस वापस चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं ठीक है, कल से ही तुम हेजन जाकर बिजनेस ज्वाइन करो, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम तुम्हें CEO बना देंगे। जैंग को भी यहाँ रहकर कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं एम्प्लॉय के रूप में। वे दोनों भाई बहन इस पर बहुत खुश होते हैं कि कम से कम उनके डैड की कंपनी में उन्हें घुसने का मौका तो मिला। वे एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी जांग कहता है भाई, मैंने इतने पैसे और इतनी मेहनत लगाई और तुम दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखकर हंस रहे हो, मैं कहाँ हूँ, मुझे भी अपनी खुशी में शामिल करो। जांग कहती है हाँ हाँ, आप तो सबसे पहले हैं, थैंक यू, आपके बिना तो कुछ होता ही नहीं। ये सुनकर वो स्माइल करता है। तभी याओ याओ के डैड युआन से कहते हैं चलो, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना बिजनेस का, तुम्हारा ये शौक बहुत जल्दी उतर जाएगा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ हेचन जाना पड़ेगा और इसके लिए अभी एक मीटिंग करनी होगी, चलो मेरे साथ मीटिंग में। वो कहता है ठीक है। वो जियांग को जांग की तरफ पुश करता है और कहता है मेरी बहन को संभालो, मैं बस अभी आया। वो भी उसे पकड़ लेता है। उसके जाने के बाद जियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा होता। वो जबरदस्ती उसे दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी किसी का दरवाजा बाजता है। जियांग दरवाजा खोलती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर उसे कहा जाता है मैं तो यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने रिक्वेस्ट की तो आ गया। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं युआन ज़ेंग को बताता है कि आज उसे बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा और वो कुछ दिन वहीं पर रहेगा। ज़ेंग उसे कहता है तुम अपनी इतनी सुंदर बहन को ऐसे अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हो, अगर उसके साथ कुछ हो क्या तो, और वो तो वैसे भी अकेली है। युआन सोच में पड़ जाता है और कहता है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, तो क्या तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे? वो कहता है हाँ जरूर। तभी वो जाते हुए कहता है लेकिन तुम मेरी सिस्टर पर नजर रखने की कोशिश मत करना। युआन कहता है तुम मुझे खरगोश समझते हो जो जहाँ देखे वहाँ मुँह मार दिया। ज़ेंग कहता है अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, और वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर ज़ेंग मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं खरगोश नहीं बल्कि मैं तो बैड स्कैरी वुल्फ हूँ। अब प्रेजेंट में वो ये सब जियांग को बता रहा होता है और कहता है चलो अपना सामान पैक कर लो, तुम मेरे साथ चल रही हो? जियांग कहती है ठीक है, मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ, और अपने रूम में चली जाती है और सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट
एग्जॉस्ट हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और कहती है तुमने वो पैकेज देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? जियांग कहती है कौन सा पैकेज? मैंने तो नहीं देखा। फ्रेंड कहती है अरे मैंने तुम्हें पैकेज भेजा था ना जिसमें वो सेक्स टॉयज हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। जियांग हैरान हो जाती है और कहती है वो पैकेज तुमने भेजा था? मैंने तो वो खोला भी नहीं है। और वो कहती है कि मैंने उसे लिविंग रूम में रखा है। जियांग भागकर लिविंग रूम में जाती है ताकि चांग उसे पहले पैकेज न देख ले, लेकिन तब तक वो पैकेज को पकड़ चुका होता है। जियांग उसे रोकती है और कहती है प्लीज उसे मत देखना, ये मेरा नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड का है। और ऐसे कहती हुए वो उसके ऊपर गिर जाती है। चांग उसे पकड़ लेता है और कहता है आई मस्ट से बेबी तुम दिन ब दिन बहुत नॉटी होती जा रही हो। जियांग कहती है ये मेरा नहीं है। चांग कहता है एक तो तुम हर बात पर मेरे ऊपर गिर जाती हो। चांग उसे दूर होती है और कहती है सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं गिरा, और इंसिस्ट करती है कि ये उसका नहीं है। चांग कहता है अच्छा इतना इमोशनल क्यों हो रही हो, तुम्हारा नहीं है। इसके बाद वो वापस अंदर चली जाती है। बाहर आती है तो वो सामान पैक कर रहा होता है। उसको देखती है और सोचने लगती है कि कितना चेंज हो गया है, कितना मैच्योर हो गया है। चांग खुद को ऐसे देखते हुए कहता है इफ आई लो का क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? देखो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। चांग कहती है अच्छा ठीक है, मैंने कुछ खाना मंगवाया है, तुम खा लो मेरे साथ। इसके बाद ये दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। चांग से कहती है इस सब का कोई मतलब नहीं जो तुम कर रहे हो। चांग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? चांग कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम उस पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चांग कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और खाना छोड़कर वहाँ से बेड लेकर चला जाता है और कहता है मैं सुबह तुम्हारे लिए ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस जाती है। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं ये न्यू ब्यूटी कौन है। तभी याओ याओ आती है और कहती है अब तक तो तुम अपने भाई के सर पर करती थी, लेकिन अब तुम्हारा भाई सिटी में ही नहीं है तो तुम्हें कौन डिफेंड करेगा। उसका इरादा था कि अब वो ऑफिस में जियांग को अच्छे से टैंग कर सकती है और कोई उसे पूछेगा भी नहीं। ऐसे ही वो उसे यहाँ से भगाएगी, लेकिन मैनेजर को उसका काम इतना पसंद आता है कि वो उसे 2 मिनट में इंटरव्यू में ले लेता है और साथ में उसे एक फिल्म भी ऑफर कर दी जाती है। ये देखकर याओ याओ बहुत जल्दी सो जाती है और कहती है क्या ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकती हो? मैं इस कंपनी की मालिक हूँ, तुम्हें चाहिए कि मेरी बात सुनो और इसे कंपनी से आउट कर दो। लेकिन मैनेजर कहती है क्या तुम दोनों ही एक फैमिली से बिलोंग करती हो? मुझे सिर्फ ये ऑर्डर मिला है कि तुम दोनों को ऐसा एम्प्लॉय ट्रीट करो। मेरी नजर में तुम दोनों बराबर हो। मैं सिर्फ टैलेंट के बिना तुम्हें एक दूसरे से आगे रख सकती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। जिया भी उसे मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया घर में बैठी हुई है। तभी उसे जांग की कॉल आती है। वो कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। जिया कहती है सॉरी मैंने तुम्हें बताना भूल गई, मैं तो घर जल्दी आ गई थी, मुझे कुछ काम था इस वजह से। जांग कहता है माय लिटिल प्रिंसेस मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं, मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? रात के समय रोड सेफ नहीं होते। जिया कहती है अच्छा सॉरी, अगली बार मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो आप मुझे पिक कर लेना। फिर जांग किसी को कॉल करता है। इधर वो मजे से बैठी होती है। तभी उसके भाई की कॉल आती है और बहुत खूब पूरा 1 घंटे का लेक्चर देता है। वो भी मोबाइल आराम से बेड पर स्पीकर पर लगा कर रख देती है और अपने काम करती रहती है, बोर होकर सुनती रहती है। तभी योहान गुस्से से कहता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही? जिया कहती है नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं उसके साथ ही वापस आएंगी ऑफिस में और वही मुझे ड्रॉप करेगा। योहान कहता है गुड, अब सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जांग जियांग को पिक करने घर आता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कल मेरी वजह से तुम्हें अकेले आना पड़ा, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। जियांग कहती है तुम क्या पागल हो? एक तो तुम मेरे भाई के कहने पर मेरा ख्याल रख रहे हो, ऊपर से मैंने तुम्हें इतना डांटा और तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो। सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ये कहकर जांग अपनी गाल आगे कर देता है और कहता है ठीक है तो फिर तुम मुझे एक किस दे दो, मैं इसे अपॉलॉजी समझ लूंगा। जांग उसे हल्के से धक्का देती है और कहती है जाओ यहाँ से, और वहाँ से चली जाती है। जांग कहता है रुको ना, मेरे लिए, मैंने तुम्हें ऑफिस छोड़ने जाना है। वो उसके पीछे भागता है और उसे ऑफिस ड्रॉप करता है और कहता है प्लीज मेरा वेट करना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने और हम साथ में बारबेक्यू खाने चलेंगे। जांग कहती है तुम ऐसे लोगों को मोटिवेट करते हो। इस पर जांग जिया से कहता है सबको तो नहीं, लेकिन तुम्हें मोटिवेट करने का दिल करता है।
इसके बाद जियांग ऑफिस में जाती है और वहाँ डायरेक्टर के सामने इंटरव्यू देना होता है। पहले तो जियांग को देखकर ही सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर लग रही होती है। इसके बाद वो इंटरव्यू देती है तो डायरेक्टर इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है कि खुद उसके पीछे आता है और कहता है कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं तुमसे लेट मिला हूँ। इस ड्रामा की फीमेल लीड पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट ड्रामा की मेन लीड तुम ही होगी। ये सब सुनकर याओ याओ बहुत जेलस हो जाती है और डायरेक्टर के जाने के बाद जियांग से कहती है कि जरूर तुमने कोई ट्रिक किया है जिसकी वजह से डायरेक्टर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, नहीं तो तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर वो तुम्हारे पीछे आया और तुम्हें रोल देने का प्रॉमिस भी कर लिया। तुमने जरूर उसे सेड्यूस किया होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में जियांग काम कर रही थी उसका सीईओ जांग था और उसकी फैमिली ने उसके साथ पार्टनरशिप में वो कंपनी बनाई हुई थी। याओ याओ की दोस्त कहती है कि मुझे पता है कि ये सब प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए कर रही है, लेकिन इसे नहीं पता कि सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस जैसी थर्ड क्लास लड़कियों को घास डालें। उन्हें तो इस जैसी लड़कियां पसंद ही नहीं होती। तभी वहाँ जांग आ जाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पता है कि मुझे कौन सी लड़की पसंद है और कौन सी नहीं। वो जियांग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ ऐसी ही लड़की पसंद है। ये देखकर वो दोनों जियांग के कैरेक्टर पर बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि आपको नहीं पता कि ये अच्छी लड़की नहीं है। जांग अपना फोन निकालता है और कहता है अच्छा तो ये बात है, मैं तुम लोगों के बारे में भी चेक कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, तुम लोग एकदम क्लीन होंगे, है ना। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जाएंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि याओ याओ के सारे काले कारनामे मुझे चाहिए। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा सोशल मीडिया उसके स्कैंडल से भर जाता है। जाएंग वो सच जांग को दिखाता है। जांग कहती है कि तुमने इतनी जल्दी एक्शन भी ले लिया, हो गया था। जाएंग उसे वीडियो देखने को कहता है, लेकिन जांग कहती है कि नहीं, मुझे इसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाएंग उसके एकदम क्लोज आ जाता है और उसे किस करने ही लगता है कि जांग उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे खुद से दूर कर देती है। जाएंग एकदम होश में आता है और कहता है मैं क्या कर रहा था, लेकिन फिर से उसे अपने करीब करता है और किस करने ही वाला होता है तो जांग उसे दूर करती है और कहती है दिमाग ठीक है, यहाँ पर सब लोग हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें ऐसे देखे। जांग कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नहीं देख रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जांग कहती है नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे भाई ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बोला है, ऐसे फ्लर्ट करने के लिए नहीं बोला, और तुमने भी उनसे प्रॉमिस किया है। जांग कहता है हाँ, मैं खरगोश थोड़ी हूँ जो अपनी घास खुद खा जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर जियांग स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जियांग की बहुत तारीफ कर रही होती है, उसकी एक्टिंग की, उसके टैलेंट की और उसकी सुंदरता की भी। ये सब सुनकर याओ याओ बहुत ज्यादा जल जाती है और मैनेजर से कहती है कि मुझे पता है इंटरनेट पे जो स्कैंडल बना है वो इसी ने बनाया है। मैनेजर जियांग से पूछती है क्या ये सच है। जियांग कहती है नहीं, मुझे इसके इन सब कारनामों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली जिसने ये किया है मैं उसे रोक भी नहीं सकती। इसके बाद मैनेजर जियांग से कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो और घर जाकर आराम करो। कल मीटिंग अटेंड करना मत भूलना क्योंकि वो मीटिंग तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जियांग कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जाएंग को देखते हैं जो ऑफिस में मजे से बैठा हुआ होता है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और कहता है कि आजकल तुम एक्टिविटीज में दिख रहे हो, मुझे पता है कि याओ याओ का स्कैंडल तुमने ही एक्सपोज करवाया है। जाएंग कहता है कि आपको कोई काम नहीं है, फ्री टाइम में बैठे बैठे मेरी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हो, अपने काम से काम रखा करो। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ ना। प्लीज आप मेरे मैटर से दूर रहा करो। अगर मैं भी आपकी तरह बन गया तो मैं भी आपकी तरह कबाड़ी बना बैठा रहूंगा, इसलिए मुझे खुद मेहनत करने दो। उसका भाई कहता है ये अच्छी बात है, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है। ठीक है, मुझे क्या फायदा, मैं तो तुम्हारी फिक्र ही कर रहा था कि डैड कहीं तुम्हें डांट ना दे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भले डैड तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाएंग अपनी और जियांग की पिक्चर देखने लगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी ही रहोगी, इस दफा मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जाएंग को घर पे काम करता हुआ देखते हैं। जियांग उसे देखकर कहती है कि तुम आज काम पर क्यों नहीं गए। जाएंग कहता है क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हारे हाथ का कुछ खाऊं, तो चलो फिर मेरे लिए कुकिंग करो। जियांग कहती है मैं कुकिंग करूँ। इस पर जाएंग कहता है हाँ, तुम क्यों नहीं करोगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जियांग मन में कहती है कि मैं तो खुद बाहर का खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ, अब इसे क्या बताऊँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी वो किचन में जाती है।
जैसे ही वो पैन में ऑनियंस काट के डालने लगती है तभी ऑयल ज्यादा गर्म होने की वजह से तेल के स्प्लैशेस उसके ऊपर आने लगते हैं। वो चीख मारती है जिससे जांग भागकर किचन में आता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। जियांग कहती है कि अभी अभी इस कढ़ाई में जो ऑनियंस है इन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया है। जांग उसे देखने लगता है और कहता है थैंक गॉड तुम ज्यादा देर नहीं रुकी, वरना जब मैं नहीं होता तो ये कटिंग बोर्ड के टोमेटोज और पोटैटोज भी तुम पर अटैक करने लग जाते। जियांग कहती है तुम्हें मजाक सोच रहा है, मैं सच कह रही हूँ। इस पर जांग स्माइल करता है, उसके गाल पर एक किस करता है और कहता है अब मुझ में एनर्जी आ गई है, अब मैं कुक कर सकता हूँ। फिर वो खुद कुकिंग करने लगता है और जियांग को किचन से बाहर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों टेबल पर बैठे होते हैं और जांग उसे नूडल्स खाने को देता है। जांग उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग उसके चेहरे पर किस करता है और कहता है कि अब मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल गई है, अब मैं अच्छे से कुकिंग कर सकता हूँ। ये तुम्हारा मैजिक है जो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया है। प्रेजेंट में जांग से पूछती है कि तुम्हें कुकिंग कैसे आती है, तुमने कहाँ से सीखी। जांग कहता है कहीं से भी नहीं, ये बस वही मैजिक है जो मैंने यूज किया। ये सुनकर जांग चुप हो जाती है। जांग पूछता है क्या हुआ, क्या अच्छी नहीं बनी। जांग कहती है नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे भाई जैसी बनी है, वो भी ऐसे ही नूडल्स बनाता है। जांग मुंह बना लेता है और मन में कहता है कि इसे तो ढंग से तारीफ करना भी नहीं आता। इसके बाद जैन जियांग के साथ बैठता है जो ऑरेंज खा रही होती है और उसे किस करने लगता है। तभी जियांग पहले ही समझ जाती है और उसके मुंह में जल्दी से ऑरेंज डाल देती है। जैंग कहता है यार मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे बर्तन धोए, इसका यही रिवॉर्ड है। जियांग कहती है तुम ही तो बोलते हो कि तुम ये सब मेरे ब्रदर के कहने पर कर रहे हो, तो फिर उनसे ही रिवॉर्ड ले लो। जैंग मुंह बनाकर कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उसकी बहन का ख्याल रख रहा हूँ और मैं खरगोश नहीं हूँ जो अपनी ही ग्रास खा जाऊँ। नेक्स्ट डे जियांग अपने ऑफिस के गेट के आउटसाइड जाती है जहाँ बहुत से सीनियर एक्टर्स आए होते हैं। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस याओ याओ की फ्रेंड होती है। याओ याओ उसके साथ मिलकर जियांग को बुली करने लगती है। जियांग उस एक्ट्रेस से कहती है कि मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखा करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी घटिया इंसान हैं। आज के बाद मैं आपका कोई ड्रामा नहीं देखूंगी। वो एक्ट्रेस जियांग का फेस पकड़कर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोल रही हो। तभी जियांग कहती है क्या याओ याओ, मैंने आपको बताया कि ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है और ये तुमसे क्यों मुझे मारने को कह रही है, ये खुद क्यों नहीं मार रही। ये सुनकर वो एक्ट्रेस कहती है हाँ आओ और तुम जियांग को मारो। लेकिन याओ याओ जियांग पर हाथ उठाने से डर रही होती है। ये देखकर जियांग स्माइल करने लग जाती है क्योंकि असल में वो जान से डर रही होती है। फिर उसी एक्ट्रेस के सामने ही जियांग याओ याओ पर हाथ उठाती है और तभी वहाँ जांग आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कहीं तुम्हारे हाथ पर कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो। जियांग कहती है मैं ठीक हूँ। जांग उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो एक्ट्रेस याओ याओ से कहती है कि तुम उसे मारने से क्यों डर रही थी। याओ याओ कहती है क्योंकि मुझे पता है उसके पास एक ऐसी सपोर्ट है जो सबको हिला कर रख देती है और उस सपोर्ट का नाम है जांग। तभी डायरेक्टर जांग से पूछता है कि जियांग आपकी क्या लगती है। जांग कहता है ये मेरी, और अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि जियांग उसे पिंच कर देती है। जांग कहता है हाँ ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है। डायरेक्टर कहता है अच्छा। इसके बाद वो एक्ट्रेस भी जांग पर लाइन मारने की कोशिश करती है और आकर उसे अपना नाम बताती है। जांग कहता है क्या नाम बताया तुमने अपना। बिंग बिंग, और हंसने लगता है। जियांग भी बहुत खुश हो जाती है और हंसने लगती है। इसके बाद हम उस एक्ट्रेस को देखते हैं जो ऑफिस में ही एक पर्सन को सिड्यूस करके उसके साथ रोमांस कर रही होती है। जियांग उन दोनों को चुपके से देख रही होती है। तभी जांग वहाँ आ जाता है और जियांग से कहता है ऐसे दूसरों को चुप चुप कर देखना बहुत बुरी बात है, और तुम क्या देख रही हो, कहो तो मैं प्रैक्टिकल करके बता दूं। और वो उसे किस करने ही लगता है कि वो एक्ट्रेस और वो आदमी रूम से बाहर निकल जाते हैं। जांग तुरंत उसे दूर करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद वो सब दोबारा डिनर टेबल पर जाते हैं। जांग जियांग के सामने अपना गाल आगे करके कहता है तुम मुझे किस करके थैंक यू बोल सकती हो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। जियांग कहती है शट अप, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के भी अप्रिशिएट कर सकती हूँ। ये सुनकर जांग स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जांग जियांग को तंग कर रहा होता है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एक्ट्रेस उन दोनों की पिक्चर्स बना लेती है। इसी बीच जांग को युआन की कॉल आती है। जांग भी काम लगाकर सुनने लगती है। युआन जांग की फिक्र कर रहा होता है। जांग कहता है तुम की फिक्र मत करो, एक मक्खी तक उड़कर उसके पास नहीं आ सकती। जांग और युआन की बातें सुनकर जियांग को पता चलता है कि उसके मॉम डैड कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि किसी ने उन्हें मारा था। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। जांग उसे कहता है कि अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए और ना ही उनके पास कोई सबूत है।
नेक्स्ट सीन में जैंग और जियांग एक साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद जियांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और जांग से अपने भाई के बारे में बात करने लगती है कि मेरा भाई बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा है। ये सुनकर जांग बहुत बोरिंग फील कर रहा होता है क्योंकि वो उसके भाई के बारे में नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ के बारे में बात करना चाहता था। जांग कहता है, हाँ भाई, तुम्हें अपने भाई के अलावा कोई और कभी दिखता ही कहाँ है? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जांग कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और करती हूँ। ये सुनकर जांग कहता है, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। लेकिन जांग उसे कहती है, चलो तुम आज मेरे साथ हो। वो जांग को लेकर जाती है, उसे उठाकर बेड पर ले जाती है। जांग उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे पूछता है कि इन 5 सालों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? जांग कहती है, नहीं, मैं तुम्हें हर मोमेंट, हर पल, हर रोज याद करती थी। इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी जांग का फोन बजने लगता है। दोनों होश में आते हैं। युआन का कॉल था। जांग बताता है कि वो क्योटो वापस आ चुका है और अभी अपनी बहन के घर जा रहा है। ये सुनकर जांग बहुत डर जाती है और जांग को छुपाने के लिए बोलती है। जियांग दरवाजे पर जाती है जहां उसका भाई होता है। वो उसे घर के अंदर नहीं आने देती, उसे बातों में उलझाए रखती है और फिर बाय कहकर उसे भेज देती है। युआन कहता है, अब अपना ख्याल रखना, और चला जाता है। इसके बाद जियांग को पता चलता है कि इन सालों में जांग को एक साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई थी और इस बीमारी की वजह से उसने बहुत ज्यादा सफर किया है। उसे बहुत दुख होता है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि जांग बहुत उदास बैठा हुआ है। वो उसे सॉरी कहती है और पूछती है कि इन सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन जांग कुछ नहीं बताता बल्कि मजाक में बात टाल देता है और कहता है कि इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है और वो उसे जबरदस्ती एक क्लब ले जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है मेरे बनाए हुए सेक्स टॉयज बहुत फेमस हो गए हैं और हर कोई उन्हें ऐसे खरीद रहा है जैसे फ्री में मिल रहे हो। इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। वो जियांग को लेकर एक बार में चली जाती है जहां बहुत सारे मेल मॉडल्स बुलाए होते हैं। वो जियांग से कहती है, एंजॉय करो और अपनी लाइफ जियो। लेकिन जियांग जांग से डर रही होती है और वही होता है। जांग वहां आ जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जियांग के पीछे आती है और जांग से कहती है, तुम कौन होते हो मेरी फ्रेंड को मुझसे दूर करने वाले? लेकिन जैसे ही उन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चलती है, वो एक दूसरे से बहुत स्वीटली बात करने लगते हैं। जियांग की बेस्ट फ्रेंड उन्हें अपने सेक्स टॉयज भी दे देती है, जिन्हें देखकर जियांग ब्लश करने लगती है। जांग कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है, मैं इसके नाम पर एक विला कर दूंगा। इसके बाद वो जियांग से कहता है, क्या तुम्हें ये मेल मॉडल्स बहुत पसंद हैं? तो अब से मैं भी यही काम करना शुरू कर देता हूँ, और अपनी शर्ट उतारने लगता है। तभी जियांग उसे रोकती है और कहती है, नहीं, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। ये देखकर जांग स्माइल करता है। इसके बाद वो सब लोग ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। वहाँ याओ याओ के डैड एक बार फिर जैंग से याओ याओ से शादी करने को कहते हैं, लेकिन जैंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जो एकदम प्रिंसेस की तरह है और मैं उसी प्रिंसेस से शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा याओ याओ के डैड को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर याओ याओ के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप हमेशा अपने दूसरे बेटे की साइड लेते थे, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये फैमिली मेरी है और मैं ही इसका इंचार्ज बनूंगा और कोई नहीं। ग्रैंडपा याओ याओ के डैड को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, आप हमेशा अपने दूसरे बेटे की साइड होते थे, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये फैमिली मेरी है और मैं ही इसका इंचार्ज बनूंगा और कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो जियांग को स्नूकर खेलना सिखा रहा होता है। तभी युआ उन दोनों के पास आता है और जियांग और जांग को देखता है और कहता है, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से चिपके हुए हो? जांग कहता है, अरे मैं तो सिर्फ खेलना सिखा रहा था इसे। जियांग कहती है, हाँ भाई, ये सही ही कह रहा है। लेकिन फिर भी युआ जांग को अपने साथ साइड पर ले जाता है और कहता है, नहीं तो मेरे साथ चलो, जरूरी नहीं है कि स्नूकर सीख लो, ये मोबाइल पर भी खेल सकते हो। जांग को वो अपने साथ ले जाता है। तभी युआ का बड़ा भाई वहाँ आता है और जियांग को अपने साथ चलने को कहता है। जियांग उसके साथ जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से जांग पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर चुका है और अब जब ठीक हो गया है तुम दोबारा से उसकी लाइफ में आ गई हो उसे बर्बाद करने।
तभी जैंग वहाँ आता है। उसकी आवाज सुनकर ही वहाँ से चला जाता है और जाते जाते जियांग से कहता है, मेरी ये बात याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। इसके बाद युआन कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज जियांग कोई बदली बदली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूँ कि वो क्या छुपा रही है। फिर वो घर जाता है और अपने भाई से लड़ता है और कहता है, तुम क्यों हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आ जाते हो? मैं प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर इस दवा मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कभी भी जिंदगी की तरफ नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी उसके भाई को डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हें उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किलों से तो वो ठीक हुआ था, तुम उसकी लाइफ में बोलने की इजाजत किसने दी? वो भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, मैं अपने भाई का अच्छा ही चाहता हूँ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जानजियांग को लेकर उसके ऑफिस जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ उसका भाई आता है जो दोनों को ऐसे देखकर कहता है, ओ आई एम रियली रियली सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया। जियांग से कहता है, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जो मैंने बोला वो सब गलत था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जियांग कहती है, कौन सा दिन, और वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है, क्या मुझे कुछ भी याद नहीं है? जियांग उसे गुस्से से देखने लगता है और कहता है, आप इसने मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था यार। तभी वो उसके सामने ग्रैंडपा को कॉल करता है और कहता है, फिर से इसकी वजह से आपकी डॉटर इन लॉ मेरा हाथ से चली गई। ये हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका भाई बेचारा सिर पकड़ के रह जाता है क्योंकि अब जब उसने घर जाना था, ग्रैंडपा ने उसकी अच्छी क्लास लगानी थी। नेक्स्ट सीन में जियांग सो रही होती है। तभी उसे एक बहुत बुरा सपना आता है जिससे वो डर के उठ जाती है। तभी जियांग भाग के उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे हक कर लेता है। जियांग उसे बेड से नीचे फेंकती है और कहती है, एक तो हर जगह तुम एडवांटेज लेने जाते हो, अजीब हो, तुम तो वहीं नीचे ही रहते हो। उसका हाथ पकड़कर सुबह जियांग की आंख खुलती है तो वो वहाँ नहीं था। तभी उसे याओ याओ की कॉल आती है जो कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की कार पानी में गिर गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर जियांग को बहुत शौक लगता है। जियांग उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग डिसाइड कर लेती है कि वो सीक्रेटली अपने भाई को खुद ढूंढेगी। इसके बाद वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे युआंग का कोई सुराग नहीं मिलता। तो वो जियांग को कहती है, क्या आप बैंक्वेट अरेंज कर सकते हैं? तो वो ग्रैंड माँ से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बर्थडे की खुशी में हम एक बहुत ग्रैंड पार्टी दें। तो वो कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद वो जानबूझकर याओ याओ को जलाने के लिए उसके पास पार्टी का इन्विटेशन भेजती है, जिसमें लिखा था कि ही फैमिली और जांग फैमिली के बीच मैरिज एग्रीमेंट होने वाला है, जो पढ़कर याओ याओ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं जहां युआन अपने माता पिता के हाथीकारे को पकड़कर सबके सामने ले आता है। वो सबसे ध्यान हटाने के लिए कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके मॉम डैड को मरवाने के पीछे याओ याओ के डैड का ही हाथ था। उन्होंने उनकी कार की ब्रेक्स फेल की थी। इसके बाद पुलिस याओ याओ और उसके डैड को पकड़ ले जाती है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जियांग और जांग की एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं, जो सुनकर युआन बहुत सरप्राइज्ड होता है। जांग के पीछे वो उसे मारने के लिए भागता है। तभी जांग का भाई भी जांग से माफी मांगता है और कहता है, वैसे मुझे तुम पसंद थी, लेकिन जांग तुम्हारे बारे में ओवर पोजेसिव है, बस इसके लिए मैं उसे मना कर रहा था कि तुमसे शादी करूं। और वो कुछ गलत बोलने ही वाला होता है। तभी ग्रैंडपा उसे पीछे से एक डंडा मारते हैं। तो वो कहता है, मेरा मतलब यही कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही रहो हमेशा। इसके बाद ग्रैंडमा जियांग को बताने लगती है कि कैसे उसने जांग के बिना सब कुछ फेस किया और वो कितनी मुश्किलों से गुजरी, जो सुनकर जियांग को बहुत रोना आता है और वो भागकर जांग के पास जाती है। तभी हांग युआन कहता है, अच्छा मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जियांग के भाई हो, मैंने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया। तो वो कहता है, कमीने, तुम मुझे सीधे पूछ सकते थे कि जियांग के रिश्ते का मैं तुम्हें मना क्यों करता और उसे हिट करता। तो जांग चुपचाप मार खड़ा होता है, जो देखकर जियांग अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, भाई आप इसे नहीं कर सकते, मैं इसे पसंद करती हूँ। जबकि पीछे से जांग युआन को मुंह चुरा रहा होता है और कहता है, देखा तेरी बहन अब मेरी है। इसके बाद जियांग जांग को सॉरी कहती है और कहती है, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वे दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे, तभी युआन बीच में आता है। जियांग जांग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और युआन उनके पीछे भागता है। इसके साथ ही स्टोरी खत्म होती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।